हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैं कराने जा रहा हूं। बच्चों, यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो बच्चों, जैसे कि आप बुक अगर सामने आपके है आपके पास, तो वहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है पहला वो पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, राइट ए नोट ऑन गॉसिपी मैजिनी। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन है गॉसिपी मैजिनी में ये लिखा हुआ है 1807 टू 1872, मतलब 1807 में उनका जन्म हुआ और 1872 में उनकी डेथ हुई। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। He was an Italian politician, journalist and activist for the unification of Italy and spearheaded the Italian revolutionary movement। वो इटली में पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे और एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इटली को यूनाइट करने में बड़ा योगदान प्ले किया था। हिज एफर्ट्स हेल्प्ड ब्रिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड इटली इन सेवरल सेपरेट स्टेट्स मैनी डोमिनेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो उन्होंने सारे इटली को एक राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया जो कि सेवरल स्टेट्स में बटा हुआ था जिसमें फॉरेन पावर्स डोमिनेट करती थी। ही ऑल्सो हेल्प डिफाइन द मॉडर्न यूरोपियन मूवमेंट फॉर पॉपुलर डेमोक्रेसी इन अ रिपब्लिकन स्टेट। Mazzini was a fervent advocate of republicanism and envisioned a united, free and independent Italy. Like his contemporary Garibaldi, who was also Republican, Mazzini never compromised his Republican ideas and refused to swear an oath of allegiance of the House of Savoy। बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ से हम दोबारा मैं आपको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ। ही ऑल्सो हेल्प डिफाइन द मॉडर्न यूरोपियन मूवमेंट। उन्होंने डिफाइन किया कि यूरोपियन मूवमेंट्स कैसे हो अब चलेंगी और डेमोक्रेसी कैसे आएगी किसी स्टेट में। और मैजिनी एडवोकेट थे रिपब्लिकनिज्म के, मतलब वो गणराज्य बनाना चाहते थे अपने देश को जो यूनिफाइड हो, इकट्ठा हो, आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट भी हो। ठीक है बच्चों, तो अनलाइक अपने कंटेम्प्रेरी जो गैरिबल्डी की तरह थे, वो भी एक रिपब्लिकन थे, गणराज्य चाहते थे वो भी। मैजिनी नेवर कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया रिपब्लिकन आइडियाज़ को और रिफ्यूज़ किया स्वेयर ना लेने के लिए हाउस ऑफ सेवॉय में। सो मैजिनी वॉज द स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ द इटालियन रिसरेक्शन। ही ज्वाइंड द Carborini, a revolutionary organization, and was arrested in 1830. He was sent into exile in 1831 and attempting a revolution in the Liguria। तो उनको 1831 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1831 में उनको एक्साइल में भेज दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया एक तरह से। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उन्होंने 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का भी निर्माण किया। फर्स्ट यंग इटली इन मैरिजलीज एंड the young Europe in Britain, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states। ठीक है, वो यहाँ के यंग माइंडेड लोगों को भी लेकर 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का भी निर्माण किया था उन्होंने। आगे है बच्चों, मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो उन्होंने बताया, आगे बिलीव करते थे कि भगवान ने तो उनको एक देश में रहने के लिए जैसा कि बनाया है मैनकाइंड को। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इसलिए इटली छोटे छोटे स्टेट्स का किंगडम नहीं हो सकता जो कि टुकड़ों में बटा हुआ है। इट हैड टू फोर्ज इनटू अ सिंपल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। दिस यूनिफिकेशन अलोन could be the basis of Italian liberty. Mazzini was in favor of a republic because he thought sovereignty resides essentially in the people and can only completely express itself in that form. Mazzini's
relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatism. So Metternich डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। मेटरिंच ने उनको डिस्क्राइब किया था कि वो उनके सोशल ऑर्डर के लिए सबसे डेंजरस एनिमी है, खतरनाक एनिमी है। यंग इटलीज अटेम्प्टेड मैनी इंस्क्रेशंस बट वर अनसक्सेसफुल। उन्होंने बहुत विद्रोह भी किए और कब्जा करने की कोशिश की, पर वो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि जो उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई हुई थी। यंग इटलीज का मतलब ये है। मेज़िनी फेल्ड इन हिज ऑब्जेक्टिव, वो अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हुए बिकॉज ही हिमसेल्फ लैक्ड सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ प्रैक्टिकल लीडरशिप। वो प्रैक्टिकल लीडरशिप नहीं जानते थे, उसकी क्वालिटीज़ में की थोड़ी कमी थी। ही अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन, वो अंडर एस्टिमेट करते रहे ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स को। बट इन स्पाइट ऑफ दीज ड्रॉबैक्स ही इज़ वन ऑफ द चीफ मेकर्स ऑफ इटली। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पेट्रियाटिज्म फॉर अ कंट्री दैट एग्जिस्टेड एज येट ओनली इन द इमेजिनेशन। तो उस सोच के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे जो देशभक्ति की भावना लाने के लिए लोगों में काफ़ी थी। ठीक है, वो चाहते थे कि लोग देशभक्त हो और एक देश को बनाने में मदद करें, और ये सोच लोगों के दिमाग में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? इन्हीं की आई, और यही रिस्पॉन्सिबल थे इस चीज़ के लिए, लोगों में पेट्रियाटिज्म जगाने के लिए। सो आगे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन 1B, राइट अ नोट ऑन काउंट कैमिलियो डी कैवर। तो बच्चों इसका सोल्यूशन है, कैवर वाज ए रियलिस्ट हु प्रैक्टिस्ड रियलिस्टिक पॉलिटिक्स। ही allied with France when necessary and with France's key enemy Persia when necessary। वो रियलिस्टिक पर्सन थे पॉलिटिक्स में। वो जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने रिलायंस के साथ फ्रांस के साथ संधि कर ली, और जब ज़रूरत हुई तो फ्रांस के सबसे बड़े मेन दुश्मन पर्शिया के साथ संधि कर ली। कैवर यूज्ड इंटरनेशनल पावर्स टू अचीव हिज डोमेस्टिक गोल। कैवर ने इंटरनेशनल पावर्स का इस्तेमाल किया अपने डोमेस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द लिबरेशन ऑफ द नॉर्दर्न इटली फ्रॉम ऑस्ट्रियन डोमिनेशन। उन्होंने अपना सारा टाइम दिया नॉर्दर्न इटली को लिबरेट कराने में, आज़ाद कराने में ऑस्ट्रियन डोमिनेशन से। अ ब्रिलियंट एंड द स्टेडफास्ट डिप्लोमेट, ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ही वॉज डिसरिस्पेक्टफुल टू द रिएक्शनरी politics in force throughout Europe, particularly their manifestation in the respective rule of Austria over a large area of Italy। वो प्रधानमंत्री भी बने पेडीमाउंट में in 1852। He reorganized its army and it achieved rapid growth in the material prosperity, और rapid growth भी हुई material prosperity में through a tactful diplomatic alliance with France। Sardinia पेडीमाउंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859, और अंत में वो 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेज को हराने में कामयाब रहे। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गॉसिपी ग्राबेल्डी ज्वाइंट द फाइट। तो गॉसिपी ग्राबेल्डी के जो लोग थे, आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, उन्होंने भी सेना का साथ दिया। इन 1860 दे मार्च इन टू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ to Sicilies, and with the support of the local peasants drove out the Spanish rulers। Spanish rulers को भी उन्होंने वहाँ से भगा दिया। Thus Cavour was ultimately successful in the unification of the Italy under King Victor Emmanuel II। He however died on June 6, 1861 before the unification of Italy in 1870। यूनिफिकेशन इटली का कब हुआ? 1870 में, जबकि उनकी मृत्यु 6 जून 1861 में हो गई। Although Cavour was neither a revolutionary nor a democratic, he played an important role in the unification of Italy। पर फिर भी उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में बहुत रोल प्ले किया। हाँ जी, चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सी का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कह रहा है? राइट अ नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सोल्यूशन में आ रहा है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो नोन एज ग्रीक रेवोल्यूशन वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेज्ड बाय द ग्रीक रेवोल्यूशनरीज बिटवीन 1821 एंड 1832 अगेंस्ट द ऑटोमन अम्पायर। द ग्रीक्स वर लेटर असिस्टेड बाय द रशियन अम्पायर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस,
several other European powers, while the Ottomans were aided by the vassals Egypt, Algeria, etc. ग्रीक वॉर जो इंडिपेंडेंस हुई थी उसको ग्रीक रेवोल्यूशन भी माना जाता है, और ये कब हुई थी? 1821 और 1832 के दौरान। द ग्रीक्स में लेटर असिस्टेड बाय द, उनको रशियन एम्पायर ने उनका साथ दिया, ग्रेट ब्रिटेन ने साथ दिया, रशिया ने और फ्रांस ने साथ दिया, और सेवरल अदर यूरोपियन पावर्स उनका साथ दिया था। और इवेंट्स कौन से बच्चों? ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15वीं शताब्दी से ही वो उसका पार्ट था। द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821. द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रगल वॉज टू एक्सपेल ट्रक्स फ्रॉम यूरोप टू establish old Greek Eastern Empire. Nationalists in Greece were supported by other Greeks living in exile and many West European countries. Poets and artists lauded Greece as the cradle of the यूरोपियन सिविलाइजेशन. पोइट्स और आर्टिस्ट ने भी लाउड किया जो ग्रीस की यूरोपियन सिविलाइजेशन में उनकी योगदान था. दे मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम अम्पायर. उन्होंने मुस्लिम अम्पायर के खिलाफ लोगों का इकट्ठा करने की भी कोशिश की, मोबिलाइज करने की भी कोशिश की. द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर. अल्टीमेटली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. Its independence was guaranteed by Russia, England and France. ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी पार्ट है, राइट अ नोट ऑन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848-49 was convened at Frankfurt on May 18, 1848 as a result of the liberal revolution that swept the German states early in 1848. The parliament was called by a preliminary assembly of German liberals in March 1848 and its members were elected by the direct manhood suffrage. जो खुद वहाँ के सफरर थे लोग, वो इनके मेंबर्स बने. They represented the entire political spectrum. उनको वो पूरे इंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड इंक्लूडेड द फोर मोस्ट जर्मन फिगर्स ऑफ दैट टाइम. इट्स पर्पस वाज टू प्लान द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. द कन्फ्लिक्ट अमंग द ट्रेडिशनली सेपरेट जर्मन स्टेट्स नोटेबली ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया मेड प्रोग्रेस डिफिकल्ट. तो जो कॉन्फ्लिक्ट था उनका ट्रेडिशनल सेपरेट जर्मन स्टेट्स का, नोटेबली ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने प्रोग्रेस को थोड़ा मुश्किल बना दिया. इन मार्च 1849 द पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन स्टेट्स एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रिया विद द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड अ हेरिडेटरी एम्परर. फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ऑफ पर्शिया was chosen emperor but he refused to accept the crown from a popularly elected assembly and the entire scheme failed. तो वहाँ पे भी वो स्कीम फेल होगी इनकी ये. मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स विड्रॉ द एंड द रिमाइंडर वर डिसअपेयर्ड. कुछ ने अपना रिप्रेजेंटेशन वापस ले लिया और कुछ लुप्त हो गए, खत्म हो गए, मतलब डिसअपेयर हो गए, मतलब इधर उधर चले गए कहीं. द पार्लियामेंट देयरफॉर अकॉम्प्लिश्ड नथिंग एज ट्रूप वर कॉल्ड एंड असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड. ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट है बच्चों, द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स. सोल्यूशन है बच्चों, वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारी दुनिया में औरतों का योगदान कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रोल उनका नेशनलिस्ट स्ट्रगल में. दे participated equally mostly in every movement. Liberty is personified as a woman, and also liberal nationalism proposed the idea of a universal suffrage, leading to women's active participation in nationalist movement in Europe. और उनका रोल क्या रहा नेशनलिस्ट स्ट्रगल में? द वुमेन स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग क्लब्स. द वुमेन स्टार्टेड आस्किंग फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स. They also started protesting and participate in rallies and throng protest, और वो प्रोटेस्ट भी करते थी. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों.
पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। बच्चों इसका क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि फ्रेंच पीपल्स की आइडेंटिटी बन सके। द आइडियाज ऑफ पैट्री, द फादरलैंड एंड द ली सिटियन द सिटीजन emphasized the notion of the united community enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal strand. The States Journal was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. बहुत कुछ हुआ देश बनाने के लिए, असेंबलीज हुई, नए नए क्या कहते हैं उनको गीत बनाए गए, कंपोज किए गए, शपथ ली गई, लोग शहीद हुए। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड इट इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और जो इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, वो खत्म कर दिए गए, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, become the common language of the nation. ओके बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन है हु वर Marian and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? बच्चों इसका सोल्यूशन है, इन द 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट्स रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज इट्स वर अ पर्सन, कि देश को एक पर्सन के रूप में वो प्रेजेंट कर रहे थे आर्टिस्ट। नेशंस वर पोर्ट्रेटेड एज फीमेल, नेशंस को एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया जा रहा था। दैट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, ताकि एक कंक्रीट फॉर्म दिया जा सके नेशन के आइडिया को। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिडंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन द रियल लाइफ। और ये जो बनाया गया था उसको एक वुमेन के रूप में जो रियल लाइफ में नहीं थी। दस इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चनाइज्ड मैरिन, इसलिए वो क्रिश्चियन मैरिनी अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, ताकि लोगों को एक पॉपुलर नेम सा मिल गया कि वो हमारी लैंड को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी। Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor and cockade. Or statue of Marini was installed in the public squares to remind the people of the public of the national symbols of unity, ताकि लोगों में नेशनल यूनिटी के सिम्बल्स को याद कराया जा सके और परस्यू किया जा सके ताकि वो उनको आइडेंटिफाई करें एक यूनिफाइड नेशन के रूप में। Marine's images were marked on coins and stamps too. और सिमिलरली इसी तरीके से जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ऑक लीव्स बिकॉज द जर्मन ऑक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेटेड was to remind the public of their national symbols of unity and to persuade them to identify with them। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। बच्चों इसमें आंसर है नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। ठीक है बच्चों, मतलब नेशनल फीलिंग जो आई, नेशनलिस्ट फीलिंग जो आई वो वाइड स्प्रेड फैलाई कहाँ गई थी? मिडिल क्लास जर्मन्स में, जो कि 1848 में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक है जी. द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज however repressed by the combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners of Persia. From then on, Persia took on the leadership of the movement for the national unification. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of the Persian army and bureaucracy की मदद से. There were the 3 wars were over 7 years. With Austria, Denmark, France ended in Persian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Persian king William I was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. What changes did Napoleon introduced to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? तो उन्होंने कौन सी चेंजेस लाई? द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम. पहला क्या था? सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड वाज इशूड. इट एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. ये जो जन्म के आधार पर जितनी भी उनको सुविधाएं मिलती थी वो ख़त्म कर दी. इट इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉस्पेरिटी. Napoleon simplified administrative divisions in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. The feudal system was abolished. जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया and peasants were freed from serfdom and manorial duties. Guild restrictions were removed in town. Improvements were made in the transport and communication systems. Uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency was introduced. It facilitated the movement and exchange of goods and capital from one region to another. In view of the above reforms, it is stated that through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field. He had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए. तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ. विशिंग यू गुड लक.